खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बुलंदी, कामयाबी, ये सब कहने और सुनने में बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की मेहनत या जद्दोजहद को केवल वही समझ सकता है जो उन हालातों से गुजरा हो। नमस्कार, ये है DT न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में विशेष बातचीत का दौर। आज की विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज चौधरी। आपको बता दें, डॉक्टर पंकज चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और कोरोना की टीकाकरण करा के दोनों टीकाकरण लगा के आज बैठा हूँ। पंकज जी, कुछ आप अपने बारे में बताइए संक्षिप्त में हमें कि आपका कहाँ से हैं, क्या है? मैं वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय में एज अ सहायक अध्यापक के रूप में अभी पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय कानून रहता है। उसके साथ साथ मैं सामाजिक कार्यरत में भी अपना समय देता हूँ। मैं अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ और उसमें भी मुझे जो दायित्व मिला वो हमने एक नई कमेटी बनाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका आह्वान किया, जिसका नाम था कॉलेज आउटरीच कमेटी, जिसमें हमारा मूल रूप से यही उद्देश्य था कि किस प्रकार से जो सरकार की नीतियाँ और जो सरकार के नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें हम 18 साल के जो नौजवान लोग जो नए नए कॉलेज में या नए नए उसमें विश्वविद्यालयों में जाएंगे उनको किस तरह से पार्टी की लाइन से जोड़ा जाए, उसको उनको अवगत कराया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब कभी भी समाज निर्माण और देश निर्माण की बात करते हैं तो वो युवाओं का आह्वान करते हैं। तो हमारा मुख्य धारा से जोड़ना युवाओं को और सरकार की नीतियों के साथ जोड़ना ताकि उनका लाभ ले सकें, ये मेरा एक अपनी पार्टी में दायित्व रहता है जो मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ और उसके साथ साथ यही इसी लाइन से मिलता जुलता मेरा उसमें भी काम रहता है। और उसके अलावा एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लेट्स डू इट इंडिया और ये पर्यावरण के लिए काम करती है। और आपको जान के हैरानी होगी, हम एक दिवस बनाते हैं पूरे भारतवर्ष में जिसका विश्व सफाई दिवस हमने नाम है, वर्ल्ड क्लीन अप डे। उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय भी फाउंडिंग मेंबर हूँ और उसमें भारत में अकेले में एक ही दिन में सितंबर में वो बनता है। 16 लोग उसने भागीदारी ली पूरे देश भर में। और उसका आपको हैरानी हो, कश्मीर में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ जैसे एरिया में भी लोगों ने भागीदारी दी। तो समाज के दायरे में देखा जाए पर्यावरण के लिए भी और कार्यरत आप समझे कि समाज में जो पॉलिटिकल जो भी रहता है उसमें भी मैं एक्टिव रहता हूँ। पंकज जी, आपने बताया कि आप आउटरीच कमेटी जो बनाई है मोदी जी ने, तो युवाओं के लिए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कमेटी तो बना दी है, युवाओं को पार्टी के तरफ पे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवाओं के लिए ख़ास तौर पर किस तरीके से रोजगार के लिए क्या इस कमेटी का काम रहे? देखिए, रोजगार के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हम रोजगार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या आप रोजगार को सिर्फ सरकारी रोजगार के नाते देखते हैं? क्या आप एक एंटरप्रेन्योर को रोजगार नहीं मानते हैं? तो हमारे जितने भी आप अगर प्रधानमंत्री जी की नीतियां देखेंगे तो हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ बात कर रहे हैं और उसको लेके हमने मंत्रालय बनाया। स्किल डेवलपमेंट को लेके हमने नए नए कोर्स बनाए। उसमें से एक कोर्स जो मैंने खुद स्टार्ट करवाया उस समय मंत्रालय से बात करके, बैंकिंग और इंसॉल्वेंसी के जो लॉज आए थे उनको लेके लोग जागरूक बने, जितने ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें और उसको लेके कोर्स की डिग्री लें और नौकरी भी ले सकें। तो एक तरीके से स्किल एंटरप्रेन्योरनेस की तरफ हमने उसमें कदम बढ़ाया। तो ये अपने आप में एक नई पहल है भारतवर्ष में कि हम रोजगार को एक नई दृष्टि से देखें कि किस प्रकार से जो एक युवा है वह अपने आप में स्वरोजगार कैसे बनाए। तो मेरे हिसाब से तो रोजगार में आप अगर देखें तो आंकड़ों में आप जाएं, किस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उससे ज़्यादा ये जो मैं परिभाषित के आपको दे रहा हूँ, एक न्यू डायमेंशन आई है एम्प्लॉयमेंट को लेके, और जो ना बाय डायमेंशन है ना आप उससे कह सकते 4 डायमेंशनल है, ये मल्टी डायमेंशनल है और जिसका आपको एक लंबे रन में जाके पता लगेगा, लंबे टाइम पे आने पर प्रॉफिट मिलेगा। पंकज जी, जनवरी 2021 में आप पानी जवानी किसानी संवाद यात्रा को लेकर निकले थे बुंदेलखंड में।
तो पानी, जवानी, किसानी के बारे में आप हमें थोड़ी सा दृष्टिकोण उसका। देखिए, बुंदेलखंड अपने आप में एक भूगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपने आप में एक जीवंत जगह है। और बहुत लोगों को ये जान के हैरानी होती है कि बुंदेलखंड कहाँ है, कौन सा भूगोल है, ये कहाँ से इसको जाया जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये भारत के ना केवल भूगोलिक दृष्टि से दिल में बसता है, लेकिन आप देखें साथ साथ नदी हैं, आप देखें इतने पहाड़ हैं, आप देखें ये उदा-उदल की एक परंपरा से 76 साल की एक इतिहास है इसमें। आप कहीं चले जाएं, किसी भी आप जिले में जाएं, चित्रकूट में जाएं, बांदा में जाएं, महोबा में जाएं, हमीरपुर में जाएं, आप ललितपुर जाएं, आप झांसी जाएं, आप यूपी के छोड़ के आप बुंदेलखंड अगर मध्य प्रदेश में भी देखें, टीकमगढ़ देखें, आप पन्ना देखें, तो हर कोई अपने आप में एक ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो अपने आप में पानी की कभी मुझे लगता नहीं कि इतिहास में कभी इसमें यहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम रही हो। लेकिन आज की दृष्टि में अगर देखा जाए कि किस प्रकार से पानी का यहाँ दुरुपयोग हो या पानी को लेके नदियों सूखी हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, क्या हमने खनन से आंतड़ियाँ नहीं निकाल दी नदियों की? क्या हमने पहाड़ों को नहीं हटा दिया है? तो पानी की आप उसमें किल्लत समझें। दूसरी, अगर आप देखें, आप जवानी की बात करें तो बुंदेलखंड से कितना पलायन होता है। देश भर में सबसे ज़्यादा अगर पलायन कहीं का होता है तो वह बुंदेलखंड से होता है। बुंदेलखंड का ही आदमी मुंबई में जाएगा, बुंदेलखंड का ही आदमी दिल्ली में जाएगा, वहाँ रोजी रोजगार करता है। तो इन सब चीज़ों को लेके क्या नया किया जाए? अगर आप और पानी, जवानी और किसानी का उद्देश्य यही था। और किसानी के हमने आखिरी में जो मैं बात करूं तो किसानी को लेके हमारा किसान भाइयों को बीच में जाके उनको जागरूक करने का काम था। देखिए, मैं खुद एक कानून का एक अध्यापक करता हूं मैं, लेकिन कानून का मैं एक तरीके से स्टूडेंट भी हूं। तो मैंने जब इन 3 बिलों का जो भारत सरकार लेके आई, इनका अध्ययन किया और मैंने इसको लेके कमेटी भी बनाई अपने विद्यार्थियों के साथ, तो मैंने इस कानूनों में देखा ये तो एक मूलभूत एक बदलाव करने के लिए कानून आए हैं और यही हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। आप देखें, क्या शिक्षा नीति को लेके नए अभूतपूर्व काम नहीं किए गए? आप देखें, कभी जब लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में, तो लोगों ने कितना विरोध किया था, लेकिन देश का हुआ नहीं हुआ उसमें भला। तो अगर आप इसमें एग्रीकल्चर में देखें, अगर इसमें किसानी में भी आप देखें कि अपनी फसल का मूल कितना होना चाहिए, ये किसको हक होना चाहिए, ये आड़तियों को हाथ में आना चाहिए या किसानों के हाथ में आना चाहिए। तो हमारा यही पानी, जवानी, किसानी को लेके लोगों को जागरूक करना और उनको अवगत कराना कि नए कानून क्या आए हैं, यही मूल उद्देश्य था। पंकज जी, आपने जैसा बताया कि जो 3 बिल आए थे, किसान बिल, जिसका सबसे ज़्यादा अवरोध देखा गया दिल्ली बॉर्डर्स पे, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, ये एक्ट गवर्नमेंट जो अलग कर रही है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है सबसे ज़्यादा दिक्कत में आए। कोरोना में काल में देखा गया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ही लगाया गया था, जिसकी वजह से सैनिटाइज़र और मास्क पे के जो बढ़ते दाम थे उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो ये अगर ख़त्म होता है तो कहीं दोबारा कभी आपदा आई तो उस पर दिक्कत नहीं होगी? देखिए, अगर हम एक कानून को इसलिए बदल दें कि एक आपदा के आने पे हम उसको चेंज ना कर सकें, तो मेरे हिसाब से ये कानून नहीं होना चाहिए। ये जो हटाने का जो मुख्य आप कारण अगर देखें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, तो उसका ये मुख्य कारण ये था कि लोग इसका स्टॉक बना लेते थे और स्टॉक से उसके फिर उसको ब्लैक मार्केट करते थे और उसके मूल्यों के साथ खेला जाता था बाजार में। तो वो लंबे समय के लिए कितना अच्छा है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, या आप देखिए मध्य वर्ग के लोगों के लिए, आप खुद मूल्यांकन कीजिए। लेकिन जब कभी भी आपदा आएगी तो उसमें सरकार आगे बढ़ के आती है, उसमें सरकार आगे आती है कि स्टॉक ना हो। अभी आप देखें तो जब कोरोना काल में दवाइयों का एक ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हुआ, लेकिन सरकार आगे आई, सरकार ने उपलब्ध कराया। तो सरकार जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती है ना हो, लेकिन इसलिए कि कमोडिटी एसेंशियल चलता रहे कि लंबे समय में, और आप देखें उसका दुरुपयोग होता रहा है, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। पंकज जी, अभी आपने बोला कि बुंदेलखंड में 7 नदियाँ हैं वहाँ पर, लेकिन खनन हो रहा है। खनन की वजह से जो पानी की प्रॉब्लम्स है वो और क्रिएट होती जा रही हैं। लेकिन महोबा से 100 किलोमीटर की दूरी पर अभी जाएं हम, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे हैं जो, उसको निकालने के लिए उन्होंने 2.5 लाख पेड़ों की बलि देने के लिए सोचा है। तो इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे जो बुंदेलखंड की जो पानी की प्रॉब्लम है, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस पर क्या कहें?
देखिए, सबसे पहले तो ये कि इससे सिर्फ और सिर्फ पानी की ही किल्लत नहीं होगी, इससे समाज में और पर्यावरण में और भी दिक्कतें आएंगी। और मैं खुद इसमें व्यक्तिगत रूप से बहुत विरोधी हूँ। और मेरे हिसाब से अगर इस तरह की अगर सरकार ने करी है तो उसमें उनको विचार करना चाहिए, और मेरे ख्याल से सरकार विचार कर भी रही है। और लेकिन एक मैं तथ्य और आपके सामने रख दूं, अभी कुछ लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गए हैं और वहाँ से ऑलरेडी इसमें स्टे मिल चुका है। और अभी मेरा ये मानना है कि पेड़ों को लेके एक इस तरह की चीज़ों को लेके तो एक आंदोलन बनाना चाहिए, एक जन जागरूकता, एक अभियान चलाने चाहिए कि एक पेड़ सिर्फ एक ऑक्सीजन या एक पानी के लिए नहीं है, अपने आप में जीते जागते जीवन एक चीज़ है। और ये सिर्फ एक छोटे से एक आप बुंदेलखंड या एक राज्य की बात नहीं है। अगर एक जंगल अगर ख़त्म होता है तो वो पूरे देश के लिए खतरा है। और इसमें अगर आप देखें तो अभी तो भारत सरकार ने बड़ा अच्छा एक पहल की है, कैंपा में अगर आप देखें कि एफोरेस्टेशन की बात की है, जंगल बनाने की। और मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसको लेके बढ़ चढ़ करके अभी बात भी की है, और इसमें लेके बहुत लंबा चौड़ा फंड भी दिया है अभी, और हर प्रदेशों को दिया है जिस प्रदेश में पेड़ या जंगलों की मात्रा कम है, किस प्रकार से जंगल बढ़ाए जाएं। और एक जंगल उन जानवरों का ही जीवन नहीं, मेरे हिसाब से तो कई लोग भी निर्भर जंगल पे रहते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी लोग हैं, जंगल में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की भी देखभाल की जानी चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से लोग अभी कोर्ट जाएंगे और सरकार भी विचार कर रही है, तो इसमें हमें इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा और। पंकज जी, अभी आप बुंदेलखंड के दौरे पे हैं। बुंदेलखंड में जो टीकाकरण को लेकर के जागरूकता अभियान के लिए आप निकले हुए हैं, तो कैसा आपने माहौल देखा यहाँ पर? टीकाकरण का किस तरीके से लोगों में जागरूकता है, या किस तरीके से काम हो रहा है टीकाकरण? देखिए, ये जो हमारा अभियान है इसका नाम ही हमने कोविड जागरूकता अभियान नाम रखा है, जो चित्रकूट से रहते हुए बांदा से फिर आपके यहाँ महोबा से लेके फिर हमीरपुर जा रहे हैं, हमीरपुर से हम ललितपुर से झांसी। और उसके साथ साथ मैं आपको बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ महोबा निवासी होने के नाते। महोबा पूरे प्रदेश में चौथे नंबर पे है वैक्सीनेशन कराने में, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से टीकाकरण की आप बात की जाए तो कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसी एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जो जनहित में बिल्कुल नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज सेवा और एक जन कल्याणकारी चीज़ें होती हैं, उसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। वही लोग, जो मैं नाम नहीं लूँगा, वही लोग जो कहते थे कि एक पार्टी विशेष की एक टीकाकरण है, वही अपनी खुद टीका लगाते हैं, अपने बच्चों का टीका लगाते हैं और अपने पिताजी का टीका लगवाते हैं दिल्ली में जाके, गुड़गांव में जाके। और वही लोग यहाँ कहते हैं कि ये उस पार्टी की वैक्सीन है। तो ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि, और आप देखिए कुछ लोग उनको फॉलो भी करेंगे तो वही लोग 10 लोगों को बताएंगे, और ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि इससे तो इतनी बीमारी हो जा रही है, ये हो जा रही है। और हम पिछले 3 दिनों के अंदर हमने 50 से ज़्यादा सभाएं करी हैं, जिसमें हम ग्राम पंचायतों में गए हैं, और उन ग्राम पंचायतों से हमारी जब बातें हुई तो उनको हमने समझाया। और मैं ये खुद जान के बड़ा आश्चर्य हूँ कि लोगों में जागरूकता ऑलरेडी है, उनके भ्रम में आ भी नहीं रहे हैं। और जब से शुरू हुई 18 वर्ष की आयु से ऊपर टीकाकरण की जागरूकता अभियान, तो उस हिसाब से लोग जा भी रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। और मेरे हिसाब से नौजवान लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो अब सबके सामने तथ्य है, सब मोबाइल में, कोई किसी को झूठ या भ्रम नहीं फैला सकता। लेकिन जो महिलाएं खास तौर पे हैं, जो घरों में रहती हैं, उनको ये भ्रम जरूर फैलाया गया है कि ये टीकाकरण बुखार दे देगा, आपको बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उनसे मेरी एक विशेष अपील है कि ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं निकल रही, आप घर की जननी है, लेकिन बाहर जो अगर दूसरे घर में कोई व्यक्ति जो बाहर काम करके आ रहे हैं वो आए, तो उसको लेके मेरे हिसाब से आपको सचेत रह के टीकाकरण समय पे लगाना चाहिए। और आपको आपको हालांकि आप पत्रकार बंधु, आपको मालूम भी होगा, यूपी सरकार ने ऑलरेडी 4 फेजेस में तीसरे चरण के लिए तैयारी शुरू भी कर दी है। तो हम तो समय से पहले इस चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं कि तीसरी लहर से आने से पहले सबको 100% टीकाकरण हो भी जाए, ताकि उसका कुछ ज़्यादा असर न रहे। आपने बोला तीसरे चरण की बात, तो मैं अभी आपसे बता दूं, आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा आया था कि महाराष्ट्र के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें 10 कोविड केसेस बच्चों के हैं। तो आने वाले 3 से 4 हफ्ते में क्या कोविड की तीसरी लहर भारत में दस्तक दे देगी? तो क्या ये तीसरी लहर इससे भी ज़्यादा कहर बर पाएगी हमारे बच्चों पे, बुजुर्गों पे, नौजवानों पर?
देखिए, कोरोना जो जितना मैं समझ पाया हूँ कि किस करवट बैठे कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए। मैं आज ही हम महोबा चिकित्सालय उसमें अस्पताल में जब गए हैं तो एक PICU हमने ऑलरेडी बनाने की सरकार ने वो दी है कि बच्चों के लिए एक अलग से ICU बनाया जाए, और आज ही हमने उसका निरीक्षण भी किया है। और आपको जानकारी होगी कि ऑलरेडी 100 बेड्स की उसमें PICU में हर जिले में उसकी तैयारी की जा रही है। तीसरी लहर कितना असरदार है, कितना उसमें लोगों को प्रभावित करेगी, उसका जब ज़्यादा असर पड़ेगा हम कितना टीकाकरण करा सके। तो अगले 10-20 दिन में जितना हम ज़्यादा टीकाकरण करा सके उतनी ही असरदार कम रहेगी। यही अगर आप देखें यही पैटर्न पूरी दुनिया भर में रहा है। तो जहाँ वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई है वहाँ ड्राइव अपने आप ही जो लहर रही है वो सब अपने आप कमज़ोर हो गई है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज चौधरी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ फैकल्टी के। वो लगातार 3 से 4 दिन हो गए हैं और बुंदेलखंड में दौरे पर हैं, जिससे टीकाकरण का जो जागरूकता अभियान है, लोगों में टीकाकरण के लिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो साथ में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी भी। आशा करते हैं कि बुंदेलखंड की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता भी टीकाकरण को लेकर के और भी जागरूक होगी, क्योंकि कोविड से बचने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीनेशन। धन्यवाद।